नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिंदी नाथ पर। मैं राम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी साथी देखिएगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप शुरू किए हैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 14 और 15 को होने वाला है एग्जाम। तो उसमें जो एसएसटी के हमारे साथी हैं, तो उसमें एसएसटी वाले जो साथी हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो कल पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने आया था यूथ कंपटीशन का, आज उसका दूसरा सेट होगा। तो इसमें आपको भाषा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भाषा में कुछ का इंग्लिश होगा, कुछ का संस्कृत होगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि यहाँ संस्कृत है इंग्लिश नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी, बाल विकास और आपका एसएसटी चलेगा। तो ठीक है, तो आइए साथियों, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को। आ जाइए, देखिए पहला आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है, यदि एक ध्यान नहीं देना चाहिए। कह रहा है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए निगेटिव बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए ये थकाने वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या हो जाएगा? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था में क्या है? वो असफल है। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आ जाइए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कह रहा मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या मेरा पड़ोस, या मेरा पड़ोस। तो नर्सरी विद्यालय में शुरुआती कक्षा में शुरुआत करने के लिए, कोई भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय कौन सा है, वस्तु कौन सा हो जाएगा? मेरा विद्यालय नहीं, मेरा प्रिय मित्र नहीं, मेरा पड़ोस नहीं, क्या होना चाहिए? मेरा परिवार, मेरा परिवार। तो बी इसका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने। इसका ये मेरा परिवार हो जाएगा। और बाकी अब देखिएगा अगला प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को अब देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिकता के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। कह रहा सामाजिकता के समाज मिति के अनुसार। तीसरा कह रहा सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि विभेद नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चों में उनके बीच में विभेद, अलगाव की भावना नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। एक बच्चा जो ग्रस्त है उसे शा या वाज या न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। किससे ग्रस्त बच्चा जो है यह अंतर को पहचान नहीं सकता। अब देखिए सभी क्या है? शब्द हैं। सा, वाज, न्यूक्लियर या अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, में अंतर नहीं कर सकता है। तो किससे? डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा जो है वह शब्द को पहचानने में गड़बड़ी करता है। क्या करता है? शब्द को पहचानने में गड़बड़ी करता है।
अभी देखिए ये इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ये जम्बलिंग विकार, जम्बलिंग विकार जैसे मान लीजिए क्या होता है, हकलाना, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट ऑप्शन होगा, चौथे का ए हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम, समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है। कह रहा समस्या मौलिक होती है या सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। कह रहा विशेष चिन्ह, तो विशेष चिन्ह क्या होता है, समस्या कथन में जो भी कथन दिया रहेगा समस्या, उसके संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, उसका जो संकेत होता है अंतर्निहित रूप से उसमें दिया गया होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हेलो दोस्तों, सुनिएगा, छठा प्रश्न आपके सामने, अब दर्द छठा देखिएगा क्या होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह कह रहा शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। क्या शिक्षकों के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, ऐसा इसका कहना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी शब्द गलत हो जाएगा। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते, दृढ़ता पूर्वक कर पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वे अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किंचन कर चिंतन, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, निम्नलिखित चरण आते हैं। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न है आपके, आंसर करिए इसका क्या होगा। करा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन का सिद्धांत, प्रतिक्रिया चयन का सिद्धांत, श्रेणीकरण या पूर्व प्रकर्मण। तो क्या हो जाएगा, पूर्व प्रकर्मण हो जाएगा, 7वें का डी। अच्छा पूर्व, अच्छा देखिए नीचे इसमें क्या है, मिला करके देना है। तो चरण पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है, ये चरण पूछ रहा है, कौन कौन सा जो मूल रूप से है, मूल रूप से क्या पूर्व प्रक्रमण हो जाएगा, लेकिन ये चरण पूछ रहा है, इन चरणों में सही क्रम पूछ रहा ना, इन चरणों में सही क्रम पूछ रहा कौन सा हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, पूर्व प्रक्रमण होता है, पहले क्या होता है, पूर्व प्रक्रमण होता है, उसके बाद श्रेणीकरण होगा, उसके बाद आपका प्रक्रिया चयन होगा, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, जब क्रिया करेंगे तभी तो उसका प्रतिक्रिया होगा। तो ध्यान रखिएगा जो प्रतिक्रिया है ये सबसे लास्ट में आएगा, तो प्रतिक्रिया क्रियान्वयन सबसे लास्ट में आएगा। देखिए इसमें ये तो नहीं होगा, ख आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है, पूर्व, अब यहाँ पे दिया है ग और यहाँ पर दिया है ख, तो ख वाला क्या हो जाएगा सही, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। सीखने संबंधी अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः होती हैं, सामान्यतः क्या होती हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, बताइएगा कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं क्या होती हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। सीखना कह रहा लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिक और कह रहा अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं यानी जो सीखने के संबंधित जो
और बच्चों में निर्योग्यताएं हैं, जो विकार हैं, वह कहां से प्रभावित होती हैं, कहां से समानता आती हैं, उपेक्षित होती हैं। तो कह रहा औसत श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। नहीं भाई, बुद्धि लब्धि वाला बच्चा तो कोई होगा, उसके अंदर सीखने की क्षमता तो होगी, कुछ तो वह सीखेगा ही। लड़कियों की तुलना में यह तो रूढ़िवादी हो गया। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, उनमें यह समस्या पाई जाती है। तो डी इसका हो जाएगा राइट, बिल्कुल डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। मोनिका जो गणित की क्या है, शिक्षिका है, लेकिन राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से क्या करती है, दूसरा प्रश्न पूछ लेती है। मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह क्या कहना चाह रही हैं, कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्ध को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है, शिक्षिका रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। देखिए कैसे उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा राधिका से प्रश्न पूछा, देखा कि राधिका ने कोई उत्तर नहीं दे पाया, कोई जवाब उसने नहीं दिया, तो तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा किससे, पूछा मोहन से। लेकिन मोहन जब उस प्रश्न को उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है, तो ये क्या करती है, शब्दों को बदलती है, उसकी मदद करने का प्रयास करती हैं। लेकिन राधिका के साथ ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो यह किसको दर्शाता है, यह रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवा। जो सीखने का आकलन है, किसका, इन चारों में से किसके सिवाय जो है ध्यान रखता है, किसके सिवाय ध्यान रखता है। कह रहा है विद्यार्थियों की क्षमताओं को जानना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जानना, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानना, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों को जानना। लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जानने के सिवाय इन तीनों का आकलन करती है। कौन, सीखने का आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन। चलिए आगे आते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, एक निर्धन परिवार द्वारा। दो भाई हैं, दोनों को जो है गोद लिया गया, एक को धनाढ्य अमीर व्यक्ति के द्वारा, दूसरे को निर्धन के द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धाम के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। 1 वर्ष के बाद उनमें उनकी जो बुद्धि है उसमें आकलन करने में क्या संभावना हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है। तो देखिए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्ध लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा जो निर्धन है वह अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करता है, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांत को मापा नहीं जा सकता है। तो यही आपका हो जाएगा सी राइट आंसर होगा 11 का। 12वां निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा लिखन, दौड़ना, चढ़ना या फुदकना। लिखना यह क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो 20 का राइट आंसर होगा। आ जाइए 13वां नंबर प्रश्न देखती
देखते हैं साथियों 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? कह रहा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक संख्या व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक समस्या समाधान। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोर का अनुभव। अब देखिए यहाँ पे दिया है किशोर का अनुभव यहाँ कर सकते हैं किसके द्वारा? किशोर का अनुभव कर सकते हैं किसके द्वारा? तो बताइए। कह रहा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव के द्वारा। तो किसके द्वारा? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं कौन? किशोर। किशोर क्या कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न साथियों, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, बीच में खाली स्थान है, इसको भरना है। क्या इसमें भरा जाएगा? देखिए, शारीरिक रूप से बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। बाकी ये डिस्लेक्सिया जान गए हैं, शाब्दिक है, डिस्कैलकुलिया गणितीय है, और डिस्ग्राफिया जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे हैं उनमें यह देखने को विकार मिलता है। चलिए अगला 16 नंबर है कि आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने की सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। क्या? आंशिक पुनर्बलन। अगर बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा करके डेली सिखा रहे हैं, जो आंशिक पुनर्बलन है वह सतत निरंतर जो उसको एक दिन में ही बढ़ा दिया जाए उसकी अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? कह रहा है अनुशासित स्वभाव पर को बढ़ावा देगा, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर बढ़ावा देगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति पर। तो किस पर बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर। अगला प्रश्न साथियों 18 नंबर, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और संलिखित करने के अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल यही सही भी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने है कि विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। उनके पास क्या होता है? कह रहा निष्पादन उपागम अधिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार होता है, या नैपुणता अभिविन्यास होता है। तो उनके अंदर जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान का क्या करते हैं? शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन उपागम
विन्यास होता है। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। किसके अलावा मजेदार बना सकता है, तो किसके अलावा बनाया जा सकता है? कह रहा सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो बिल्कुल इसी के अलावा यह मजेदार बना सकता है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कह रहा है रूपिम होता है, संकेत प्रयोग विज्ञान होता है, या वाक्य होता है? नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है, ध्वनि होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्वनिम या ध्वनि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित, कौन सा अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कह रहा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन की प्रवृत्ति, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों के चयन की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। कह रहा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है कौन? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। व्यक्तिगत संतुष्टि, अगर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि अब व्यक्ति या बच्चा उसको मिलता है तो वह क्या करता है? वह सीखने का अधिकतम प्रयास करता है, सीखने का अधिकतम प्रयास करता है। अगला देखते हैं, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः के रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किसके रूप में? शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कह रहा बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किससे? उच्च रूप से होते हैं, कम से कम नहीं, मध्यम नहीं, पूर्ण भी नहीं। किसके रूप में? उच्च रूप से। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त करता है? 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी यह पूछ रहा है। तो मानसिक आयु हमको निकालना है, क्या निकालना है? मानसिक आयु, यानी वह मानसिक रूप से कितने वर्ष का है। तो मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका? मानसिक आयु बराबर पूछ रहा है कितना हो जाएगा? तो 16 वर्षीय बच्चा का जो वर्तमान आयु है, बच्चे की जो वर्तमान आयु है, और जो परीक्षण में जितना उसने अंक प्राप्त किया है उसका गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे में कितना? 75, और बटे में कर दीजिए 100, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, और 4 चौका 16, यानी 4 तिया 12। तो उसकी मानसिक आयु कितनी निकल के आ गई? 12 वर्ष। उसकी मानसिक आयु कितनी निकल के आ जाएगी? 12 वर्ष का वह बच्चा मानसिक रूप से होगा। मानसिक रूप से वह कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का होगा। तो 25 इसमें क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी, 25 का सी। चलिए आगे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहां पे खाली स्थान दिया है का, फिर जरूर होना चाहिए, फिर दिया है कि जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें भरा जाएगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, अन्य शिक्षकों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण तो होगा नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें? बी इसमें भर दिया जाएगा।
विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विद्यार्थी और समावेशन। अगर विद्यार्थी उसमें नहीं है तो फिर पोर्टफोलियो का कोई मतलब रह जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का समावेशन होगा। 27 नंबर, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? सिवाय इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी आवश्यकता सफल पोर्टफोलियो में नहीं होती है? सफल पोर्टफोलियो में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए बताइए 27 नंबर का क्या हो जाएगा? कह रहा संवेदनशील बनना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जबकि पृथक्करण, जो पृथक्करण है, अलगाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अलगाव की आवश्यकता नहीं है पोर्टफोलियो सफल समावेशन में। किसमें? सफल समावेशन में। चलिए समावेशन है तो संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, लेकिन समावेशन हो रहा है तो अलगाव क्यों होगा? ये भी ध्यान रखिए। इस तरह से भी इसका आंसर कर सकते हैं कि समावेशन हो रहा, समावेशन की बात कर रहा है, इकट्ठा करने की बात कर रहा है, और ऑप्शन दिया पृथक्करण, तो ये नहीं होगा। चलिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग के भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? कह रहा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों, ये तो हो जाएगा, रूढ़िवादिता हो जाएगा। लेकिन पुरुष एवं महिला शिक्षक को समान संख्या में भर्ती करना नहीं, क्या हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार को क्या करना? बदलना। वह पक्षपात न करें, अधिसंज्ञान लें तो भेदभाव से बचा जा सकता है। तो लिंग के भेदभाव से बचा जा सकता है। चलिए 29 नंबर है साथियों आपके सामने। यह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? किस आधार पर किया जा सकता है? तो बताइए 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कह रहा है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो निष्पादन क्या करता है? यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो 20 का सही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका क्या अपनाया जाए कि जो बच्चे विद्यालय की में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका इनमें से अपनाया जाएगा, उपयुक्त होगा? कह रहा आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आया जाए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए दिया जाए। क्या होना चाहिए? आवासीय विद्यालय खोले जाएं तो बच्चों ये सारे काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आवासीय विद्यालय है तो बच्चा आवास में रहेगा और विद्यालय में पढ़ेगा, विद्यालय में पढ़ेगा। तो पहला ही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए ये 30 नंबर, ये आपका बाल मनोविज्ञान खत्म हुआ। अब जैसा आप सभी को पता है ये हम लोग पेपर 2 हल कर रहे हैं साथियों, ये हम लोग हल कर रहे हैं पेपर 2, पेपर 2 यानी 6 से 8, सेकेंड पेपर 6 से 8 वाला। तो इसमें आपको बाल विकास और हिंदी और आपको एसएसटी का ये तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे 100 प्रश्न आपको कितना मिलेगा आपको देखने को? 60 और 100 प्रश्न आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे उचित विकल्प इसमें से चुनना है। देखिए
कह रहा है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? भाषा का आकलन करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक को अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक को अपनाना। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि वह क्या करे? भाषा का आकलन करे। अरे भाई भाषा का शिक्षक है तो आकलन तो कर ही चुका है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी या नई शिक्षा प्रणाली 2020 के अनुसार कि बच्चों को क्या करना है भाई? बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कठोर रवैया नहीं अपना सकते, पाठ्य पुस्तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे उपयुक्त जो साधन है वह क्या है कि बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका आ गया भाषा कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में जो एक शिक्षक है वह बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, क्या उम्मीद लगाता है? क्या उम्मीद लगाता है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। अभी बताइए, कह रहा संस्कृत निष्ठ भाषा में ही बच्चे जवाब दें, या बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे को तो मातृभाषा में पढ़ाया भी जाना है, तो बच्चा अपने मातृभाषा में प्रयोग क्यों नहीं करेगा? तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कोई भी कह रहा है भाषा पढ़ रहे हैं बच्चे और भाषा का जवाब किसमें दे? संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें, ये भी नहीं। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, या बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में शिक्षक बच्चों से यही अपेक्षा कर सकता है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। वे अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो भी जानते हैं वह अपनी भाषा में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे बधे बधाए रटा रटाए नहीं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक क्या है? देखिए भाषा स्वयं में एक क्या है? कह रहा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन, एकमात्र साधन है। संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो बताइए क्या इसका सही होगा? कह रहा भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कह रहा एक जटिल चुनौती है, चुनौती नहीं है। एक विषय मात्र है, कह रहा भाषा एक विषय मात्र है। संप्रेषण का एकमात्र, देखिए संप्रेषण का यानी बातचीत करने का एकमात्र तरीका भाषा है, ये भी नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगा? नियमबद्ध तरीका है। भाषा एक नियमबद्ध तरीका है। भाषा का प्रयोग कह रहा है कि केवल मुद्रित सामग्री में होता है। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है। देखिए केवल शब्द आ गया ना, एकमात्र, केवल, ये सभी क्या है? निगेटिव शब्द है, और निगेटिव को कभी उत्तर नहीं हो सकता। कह रहा केवल जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग बिल्कुल जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आगे देख लेते हैं। केवल परीक्षा में होता है। कह रहा भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। अगला आ जाइए। बच्चे अपने परिवार में भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ अर्थ क्या होगा? इसका निहितार्थ अर्थ क्या होगा? तो देखिए बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, यानी जहां बच्चे रहते हैं उसके आसपास उस परिवेश से स्वयं को भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
कह रहा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी उनको ऐसा ही परिवेश में रखा जाए जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, जो भाषा सिखाना चाहते हैं, बच्चों को उसी परिवेश में केवल रख दिया जाए तो बच्चे भाषा सीख लेंगे। ये कह रहा है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, अब देखिए तो ऐसे ही गलत है, बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे अत्यंत सरल भाषा परिवेश और लक्ष्य भाषा परिवेश, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का डी। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरों की बात को समझना या सीखना, दूसरे की बात को समझना या सीखना होगा, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के लिए भाषा को सीखने सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है क्या? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है? भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक नहीं। भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग, भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग करना भाषा का क्या कहलाता है? भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण अंग होता है, भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना, क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना कहां पर होता है? संभव है कैसे? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, लिखित परीक्षा से, या उत्तर पुस्तिकाओं से, या उत्तर पुस्तिकाओं से। तो किससे? पोर्टफोलियो से। किससे संबंधित है? पोर्टफोलियो से संबंधित है। बच्चों के भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति यानी कितना पहले था कितना बाद में बच्चे ने सीखा। तो लेखा जोखा कहां होता है? पोर्टफोलियो। तो बी हो जाएगा 38 का। चलिए 39 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? साध्य हैं। भाषा सीखने का, देखिए कह रहा भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होना चाहिए या साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? कह रहा भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एक साधन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एक साधन है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कह रहा बाधक हैं। देखिए पत्र पत्रिकाएं जो है कह रहा भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। तो पत्र पत्रिकाएं क्या है? त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? नहीं। क्या है ये? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने की एक साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा को सीखने का एक क्या है? साधन के रूप में पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक भावी तरीका क्या होता है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुत लेख, या श्रुत लेख। तो क्या होगा? प्रभावी तरीका, बच्चों के भाषा के आकलन का जो सर्वाधिक तरीका है, प्रभावी तरीका, वो क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछना और पढ़ाई गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करना। प्रश्न को पूछना और पढ़ाई गई सामग्री पर उनसे क्या करना? प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं। प्रश्न पूछना,
प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है? केवल साहित्यिक गतिविधियों में भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं? तो क्या देखिए केवल शब्द आया, केवल शब्द आया, गलत हो गया। अब देखिए भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, केवल मात्र, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द क्या है? निगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा। अगर नहीं भी जानने हैं तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। कह रहा है मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए या बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए या बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए कह रहा है बच्चे की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कह रहा सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा का सदैव हमेशा कह रहा कि प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमेशा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान और स्थान देते हुए, उससे जोड़ते हुए बच्चों को मानक भाषा से भी परिचित करवाना चाहिए। मानक भाषा का भी ज्ञान उनको देना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही आंका जाना चाहिए। अब देखिए केवल शब्द आगे बढ़िए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो किसके माध्यम से भाषा के व्याकरण की समझ को? केवल वस्तुनिष्ठ नहीं होगा भाई, वस्तुनिष्ठ है तो एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ दिए, बच्चा आंसर करेगा, आंसर करके आगे बढ़ जाएगा, तो उसको भाषा का आकलन कहां कर पाएंगे? केवल लघुत्तर प्रश्नों से, एक नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के। अब बच्चा निबंध तो लिख नहीं सकता, क्या कर सकता है? संदर्भ परक भाषा के बारे में वह जानकारी दे सकता है, उसको आंका जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा की सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। कर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। अगर भाषा सीख रहे हैं और त्रुटियां बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा कैसे संभव है? त्रुटि तो होगी ही होगी। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को, अब आपको 46 से 51 प्रश्न आपके दिए गए हैं। आपका आ गया कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ से आपको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। चलिए कह रहा है, सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांद की रेखा। काले बादल में रहती चांद की रेखा। काले बादल जाति दिवस के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल विश्व क्लेश के। अब आगे आते हैं, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूं है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। अब इस पर आधारित आपको यह चांदी की रेखा कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। आ जाइए,
प्रश्न है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव पूछ रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इस पंक्ति का जो भाव है वह क्या है? कह रहा, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, काट दीजिए इसको, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। बिल्कुल, काले बादल में रहती चांदी की रेखा यानी अंधेरे के बाद क्या आता है? प्रकाश आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, काले बादल प्रतीक हैं किसके? जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, या गर्मी से मुक्ति के, या गर्मी के मुक्ति से नहीं, जातिगत वैमनस्य से प्रभावित हैं। ये प्रतीक हैं काले बादल किसके? जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं। काले बादल में चांदी रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? कह रहा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, या उपमा अलंकार, या उपमा अलंकार। तो बताइए, 48 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? श्लेष अलंकार है। देखिए, चांदी की रेखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो चांदी जो शब्द है, एक तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रकाश हो गया, किरण हो गया, और एक इसका अर्थ क्या है? धातु, जो चांदू जिससे गहना बनता है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, तो वहां पे क्या होता है? श्लेष चिपका हुआ, ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा जलद, पयोधर, घन, या जलज। तो कौन सा? जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का। जलज पर्यायवाची किसका है? कमल का है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? गुलामी, गुलाम है। पराधीनता है, परतंत्रता है, या परतंत्र या परतंत्रता है, परतंत्र या परतंत्रता है। बताइए, 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी पराधीनता। स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीनता हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? पराधीनता हो जाएगा। चलिए अगला, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण, बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को, या बादलों को, या बादलों को। तो किसको सुनने या देखने की बात करता है भाई? तो आशा की किरण को सुनने और देखने की बात करता है। चलिए, अब अगला गद्यांश आपके सामने है। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों का झुरमुट थी। कुछ नए छोटे घरों का क्या थी? झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्था की स्थापना की। कब की संस्था की स्थापना? 1972 में। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक बिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहल कदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी
आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। किसके कथन याद आ रहे थे? गांधी जी के कथन। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्था गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है और सदापन यानी सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। सभी निर्णय कैसे किए जाते हैं? मिल और बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्राम वासियों की छिपी क्षमताओं। आत्मनिर्भरता से मतलब क्या है? यहाँ पे दिया है पैराग्राफ में कि ग्राम वासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो देखिए, यह एक तीर्थ यात्रा स्रोत से लिया गया है और भीष्म साहनी की रचना है। किसकी? भीष्म साहनी की। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक कार्य शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? कह रहा सामाजिक कार्य शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? कह रहा है कि उन्हें केवल अनुशासित करना था इसका उद्देश्य, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, या ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, या ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्राप्त करना। तो क्या उद्देश्य था? उन्हें आत्मलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। जैसा कि पैराग्राफ में इसका हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का मानना था, क्या मानना था? ग्रामवासी अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं किया जा सकता। तो लेखक का जो मानना था वह क्या था? लेखक क्या मान रहे थे कि भाई आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों से कट करके, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। कौन मान रहा था? लेखक मान रहे थे। लेखक मान रहे थे। तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें किसकी थी? कह रहा केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, संस्थापक की। तो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। तो सी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? बताइए किसमें आत्म उपसर्ग किसमें नहीं है? अब देखिए यहाँ सम्मान शब्द है, आत्म उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ आत्मा शब्द है, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ निर्भर शब्द है, पर उपसर्ग लगा हुआ है। सॉरी, आत्म उपसर्ग लगा हुआ है। और पूछ रहा है किसमें आत्म उपसर्ग नहीं है? यहाँ ये शब्द है, आत्म उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए आत्मा शब्द है। क्या शब्द है? आत्मा शब्द है। और उपसर्ग क्या लगा हुआ है? पर प्लस आत्मा, परमात्मा। तो कौन सा हो जा? इसमें सी में आत्म उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सी में आत्म उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आगे आ जाइए। 55 नंबर प्रश्न हो गया। ये आपका 56। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित रहे। केंद्र में इतिहास और विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। यह तिलोनिया गांव बिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो तिलोनिया जो गांव है, यह कह रहा है किस रूप में जाना जाता है? तो तिलोनिया, लेखक के अनुसार जो तिलोनिया गांव है, तो गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। कैसा पत्र? विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। वहां क्या चल रहा है? स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो पहला ही सही हो जाएगा। शताब्दी। अब देखिए शताब्दी में समास का उदाहरण है। बताइए शताब्दी में कौन सा समास है? कह रहा द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी
भाव समास या अव्ययी भाव समास। तो बताइए शताब्दी, अब देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाची है, शताब्दी 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। तो समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग, जैसे आत्मनिर्भर, जैसे तत्पुरुष समास इसमें विभक्ति का लोप होता है। और बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा पद कोई प्रधान होता है। तो क्या हो जाएगा इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे, किसको, गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते थे, कर्मठता को, सादापन को या अकर्मण्यता को, आत्मनिर्भरता। तो किसको, अकर्मण्यता को मान्यता गांधी जी नहीं देते थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अनुशासन, स्वावलंब या आत्मनिर्भरता या अनुशासित या अनुशासित, तो कौन सा ऐसा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अनुशासित, अनुशासन से क्या बना है, अनुशासित, यह क्या है, विशेषण शब्द है। अनुशासित क्या है, विशेषण शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न, उपयोगी शब्द का विलोम बताइए। उपयोगी का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा, अनुपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा, अन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनुपयोगी। उपयोगी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। अब ये आपका आ गया सामाजिक अध्ययन। क्या आ गया साथियों, सामाजिक अध्ययन। इसमें भी आपको कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, 60 प्रश्न मिलेंगे। तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो बताइए, कह रहा महाजनपद काल में, हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में या गुप्त काल में। तो गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन या परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा पर घूमने की जो गति है, अच्छा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है या परिक्रमण कहा जाता है, कक्षीय समतल या प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है भाई, जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। क्या, किसका धार्मिक, कौन सा जो धार्मिक धरोहर है, कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसका धरोहर का अर्थ है कहां जाकर, गुरु के समीप जाकर बैठना। कह रहा आरण्यक, पुराण, वेद या उपनिषद। तो क्या, कौन सा अर्थ इसका क्या हो जाएगा, जो उपनिषद है, जो उपनिषद है, उपनिषद को क्या कहा गया है कि धार्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है कि गुरु के समीप जाकर बैठना। इसका अर्थ क्या है, किसका, उपनिषद का अर्थ है। ठीक है, अब आते हैं 94 नंबर प्रश्न, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। कह रहा दुर्ग, छोटा नागपुर, पठार, कुल्लू या बस्तर। कुल्लू या बस्तर। बताइए 94 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 94 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। 95 नंबर प्रश्न आपके सामने, जब किसी व्यक्ति का समूह को प्रतिरूप, जब किसी व्यक्ति या समूह को प्रतिरूप यानी इमेज, फोटो के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रताड़ित कहा जाएगा, मूर्ति कहा जाएगा, भेदभाव कहा जाएगा या रूढ़िबद्ध कहा जाएगा, या रूढ़िबद्ध कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा भाई, रूढ़िबद्ध कहा जाएगा कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप, किसी इमेज के साथ जोड़ दिया जाए उसको कहा जाता है रूढ़िबद्धता। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। बताइए, जीवन के अधिकार से, संविधान के उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से। इसका संबंध किससे है, किससे है, जीवन के प्रति दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। क्या होता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, यानी जीवन के प्रति
जीवन के प्रति अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21। आ जाइए, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? कह रहा गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव या गुरु अंगद देव। तो बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था इसमें से? बताइए। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, जिसने तलवार रखना, जो सिखों को तलवार रखने का भी नियम इन्होंने ही चलाया। चलिए, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? विश्व शांति का विचार किस शासक ने आगे बढ़ाया था? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व शांति का जो विचार है वह किस शासक ने आगे बढ़ाया था? वह किस शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर ने विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, आगे बढ़ाया था। आगे आ जाइए, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो चलिए, कह रहा रानी चेन्नम्मा, नाना फादनिश, रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई होलकर। तो किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने। कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। चलिए आगे आते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कह रहा स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति को जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल या परिवेश कहलाते हैं, या परिवेश कहलाते हैं। तो बताइए क्या कहलाएंगे भाई? पर्यावरण। पर्यावरण जो चारों ओर से वस्तुओं को घेरे हुए है, पर्यावरण जो चारों ओर से घेरे हुए उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण, परिधन आवरण। चलिए, पिंड जिसमें अपनी उष्मा प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें ग्रह कहते हैं, या खगोलीय पिंड कहते हैं, या तारा मंडल कहते हैं, या उन्हें तारे कहते हैं, या तारे कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई? जो जिनकी अपनी उष्मा तो नहीं है, जिनकी अपनी उष्मा नहीं है, कह रहा है अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं जैसे चंद्रमा, तो क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? आदर्श मानी जाती है। कह रहा सम ताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल, या आयन मंडल। तो कौन सी परत? सम ताप मंडल। सम ताप, जहां समान ताप हमेशा क्या रहता हो? समान ताप रहता हो। तो वायुयान को उड़ाने के लिए क्या होता है? समताप मंडल सबसे उपयुक्त या आदर्श मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल या कायांतरित शैल, या कायांतरित शैल। तो देखिए, जब कोई भी शिला खंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें अवसादी शैल कहते हैं, उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। पहला हो जाएगा राइट आंसर। जब अगला प्रश्न है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है, कह रहा है बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है, या असेंबली लाइन सब समनुक्रम कहलाता है, या औद्योगिक कहलाता है, या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तंत्र नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। जहां औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थापित हो जाएं क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है।
अगला प्रश्न है 105, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों को के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? कौन से? करा शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो कौन से? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनकी पत्तियों का गिरने का एक कोई निश्चित समय नहीं होता, वे साल भर पत्तियां गिराते रहते हैं और साल भर उसमें नए पत्ते आते रहते हैं, इसलिए उनमें ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि उन्होंने उनके अंदर जो है वृक्षों के अंदर पतझड़ हुआ है, पतझड़ हुआ है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन निश्चित समय उनका नहीं होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए कह रहा शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार नहीं, शीत और उष्ण नहीं, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण जहां अधिक गर्मी होगी, अधिक वर्षा होगी, वहीं पर वहीं पर क्या पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? बताइए कौन सी संस्था ऐसी है जो कानून का निर्माण करती है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। बताइए सबसे उच्च संस्था इनमें से कौन सी है? देखिए भारत की सबसे उच्च कानून निर्माण संस्था कौन बनाती है? राष्ट्रपति बनाते हैं। न्यायपालिका, संसद या प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद? नहीं, सबसे उच्च संस्था कौन सी है? संसद है। कोई भी कानून भारत में कहां से पारित होता है? संसद से पारित होता है, संसद में ही निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है? प्रभुसत्ता कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है, स्वेच्छाचारी कहा जाता है या धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है? या धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। जब कोई भी राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। यानी सभी धर्म क्या है? बराबर हैं। सभी धर्म क्या है? बराबर हैं, स्वतंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग नहीं किया गया। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, संभावित संसाधन, मूल्यवान संसाधन या वास्तविक संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो बताइए क्या कहा जाएगा? कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रश्न पूछ क्या रहा है साथियों कि किसी भी क्षेत्र में कोई संसाधन ऐसा हमें पता है कि इस क्षेत्र में ये संसाधन, ये खनिज, कोयला, पेट्रोल कुछ भी हमें मिलने वाला है, यहाँ उपलब्धता उसकी है, लेकिन हम उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? संभावित संसाधन है, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, संभावित संसाधन होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका? तुर्की व अफगान शैलियों का। जो मुगल वास्तु कला है यह किसका मिश्रण है? मुगल वास्तुकला जो है साथियों यह पूछ रहा है कि किसका मिश्रण है। तो देखिए कह रहा तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का मुगल वास्तुकला का जो मिश्रण है वह फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है? भारत की जो मानक देशांतर रेखा है वह कितने डिग्री है? तो देखिए कह रहा 82 डिग्री नहीं है, कह रहा 83.5 है या 82-50 नहीं, कितना है? 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर। कितना है? पूर्वी देशांतर। तो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक अवगतों या उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है? कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों
का उपयोग अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है? कहला स्थानांतरित कृषि कहलाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है या गहन कृषि कहलाती है? या गहन कृषि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? वाणिज्यिक कृषि कहलाएगी। स्थानांतरित कृषि जहां जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह कृषि किया जाए, निर्वाह कृषि जीवन जीने के लिए, गहन कृषि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाणिज्यिक कृषि। और किसको? जिसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा तो वह क्या होगा? वह क्या कहलाएगा? वाणिज्यिक खेती कहलाता है। अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए, उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? वाणिज्यिक खेती। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जीवाश्म ऊर्जा? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय, पवन नवीकरणीय, लेकिन जीवाश्म जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये जीवाश्म ईंधन है जो क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए आगे आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने 113। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहेंगे, पुनर्जागरण कहेंगे, महासंघ या व्यापारिक। तो एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, जो दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं उसे कहते हैं औपनिवेशीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वह जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। क्यों? क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन है, तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या तंदुरित तटीय क्षेत्र है, या क्या है? तंदुरित तटीय क्षेत्र है। तो बताइएगा यहाँ पर क्यों मछलियां अधिक हैं? क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, जो मत्स्य प्रचुर मात्रा में है, यानी मत्स्य पालन, वहां मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त स्थान है। इसलिए यहाँ पर किसके कारण? गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115। एक निश्चित क्षेत्र जहां एक निश्चित क्षेत्र जहां पर देखिए, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह क्या कहलाता है? कहला राज्य कहलाएगा, सीमा कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा या निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा? एक निश्चित क्षेत्र जहां की जनता रहने वाले जो मतदाता हैं अपना मत का अधिकार, प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है? राज्य कहलाएगा। नहीं, राज्य की बात नहीं कर रहा है, निश्चित क्षेत्र की बात कर रहा है। सीमा कहलाएगा या क्षेत्र कहलाएगा? नहीं, क्या कहलाएगा? निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो किसकी शुरुआत माना जाता है भाई? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई अपने 78 अनुयायियों के साथ, तो कह रहा है कि किसकी शुरुआत माना जाता है? तो वह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था, तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। चलिए, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। या शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। या शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो कौन सा पूछ रहा था कि इसमें से सही कथन कौन सा है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना, केवल कर मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली। यह लोक नृत्य में सदा श्रेष्ठ होते हैं, नहीं, यह क्या है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। यह वाक्य सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? कह रहा हिमाड़, लोयस, छत्रक शिला या डेल्टा। अपर्दन का जो स्थल रूप है, अपर्दन का जो स्थल रूप है, इनमें से कौन सा सही है? तो क्या होता है? अपर्दन से छत्रक शिलाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? अपर्दन से छत्रक शिलाएं बनती हैं। इस प्रकार से छत्रक शिलाएं जो अपर्दन का क्या है? स्थल रूप है। अपर्दन का स्थल रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है साथियों। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। अभी जो भी आपके एग्जाम में 15-20 दिन बचे हुए हैं, 25 दिन जो भी बचे हुए हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ही निर्णायक साबित होंगे। तो चलिए आते हैं, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या संसद करता है? तो बताइए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करने का श्रेय किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहां पर? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, यूरोप व अफ्रीका में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया या दक्षिण अफ्रीका में। तो बताइए, तो जो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या है वह कहां पर निवास करती है? वह कहां निवास करती है? तो आइए देखते हैं, एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या 2 महाद्वीपों में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? क्या मुद्दों पर सहमति बताने के लिए वाद विवाद पर आयोजन करना, परियोजना कार्य देना, व्याख्यान पद्धति या कहानी पद्धति? या कहानी पद्धति सबसे जो सर्वोत्कृष्ट तरीका है, उनको बच्चों को क्या करना कि उनको मुद्दों पर वाद विवाद कराना, कोई भी मुद्दा उनको देना और उन मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए कोई एक मुद्दा देना और उस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए बच्चों में क्या कराना? वाद और विवाद या संवाद करवाना। तो क्या हो जाएगा? ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला राइट आंसर होगा ए। चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, कह रहा मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा में पदोन्नत करने पर नहीं बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण भी नहीं कर सकते। बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, यह किस पर बल देता है कि बच्चे के विकास पर सतत क्या करना? बच्चे के व्यवहार पर, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, कितना सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, तो व्यवहार का सतत अवलोकन करना, उसके व्यवहार को देखते रहना निरंतर कि वह किस प्रकार से बच्चा सीखने में सक्षम है,
अगला प्रश्न है 123। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती हैं, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है, वह अक्सर क्या करती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती हैं, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए क्या और करने की जरूरत है या क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कह रहा यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। भाई शिक्षिका को यह क्या जरूरत है कि अन्य शिक्षक क्या कर रहे हैं पता लगाए। प्रश्नों की संख्या बढ़ा दे या मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करे या NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करें। नहीं, क्या करना चाहिए उनको कि मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। किसके साथ? बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ, सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता के साथ, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता के साथ, या सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता के साथ। तो सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, चिंतन कर सके, सोच सके, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो पहला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य अर्थात पारस्परिक, अन्योन्य क्या कहते हैं, पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। पारस्परिक अधिगम की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो देखिए, अन्योन्य पारस्परिक विशेषता मतलब पारस्परिक क्या है, मतलब एक दूसरे से, पारस्परिक यानी एक दूसरे से सीखना, अधिगम करना। कह रहा शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि आदान प्रदान क्या होता है, पारस्परिक सीखना क्या होता है कि सीखने का जो उत्तरदायित्व है वह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा पूरा हो, तभी जो है एक बेहतर परिणाम जो है निकल के सामने आएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समाज के अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों से किसमें शामिल होते हैं? आयामों से किसे शामिल करते हैं? आयामों से किसे शामिल करते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा उपयोगिता को, कट या अकाट्यता को, प्रासंगिकता को या समानता को। किसको शामिल करते हैं? समानता को शामिल किया जाता है। मौसमी उपकरणों द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकमात्र मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है किसका? तृतीयक आंकड़ों का, विधिगत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या द्वितीयक आंकड़ों का, या द्वितीयक आंकड़ों का। किसका? प्राथमिक आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं साथियों, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चे की शैक्षिक योग्यताओं से निपटने में अपनी योग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। अब अभिभावक को कहेंगे कि आप जाइए और पढ़ना सीखिए। कह रहा उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर
पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यान पूर्वक देखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ये सही कहेंगे कि आप जो है जब बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं तो देखिए उनके समय पर ध्यान दीजिए कि बच्चा कितने समय पढ़ रहा है और वास्तविक रूप से कितना ध्यान दे रहा है, कितना पढ़ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ना तो उन्हें पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, ना तो उन्हें यह कहें कि अपने घर पर विभिन्न प्रकार के उपकरण को आप उपलब्ध कराइए, या उन्हें बताते हुए देंगे कि बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उनके बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उनकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। शिक्षिका को जो राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक को विशेषज्ञ को जो आमंत्रित करती हैं, इनको उनसे क्या कक्षा में पूछताछ से पहले, अवगत कराने से ही पहले उनको क्या उनके साथ क्या साझेदारी करनी चाहिए, क्या साझा करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या साझा करना चाहिए। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, यह बताएं उनसे कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य दीजिएगा। कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक बताइए। इस कारण पर आधारित आकलनों का प्रकार, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा। आरक्षित बताना ये तो कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या होगा इसका, इस प्रकार के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य देने के लिए उनसे साझा करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। कह रहा इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। पहला ये हो जाएगा सही। इसे विशेष इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष इतिहास का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा। ग्लोब के द्वारा दर्शाया जाए, विश्व का राजनीतिक मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाए, विश्व का भौतिक मानचित्र के द्वारा, या पृथ्वी का पोस्टर। बताइए सबसे उपयुक्त साधन क्या इसमें होगा। तो यह क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का राजनीतिक मानचित्र क्या होना चाहिए। अनुपातिक महाद्वीपों के सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र या आकार को दर्शाने के लिए सबसे जो उपयुक्त साधन होगा वह क्या होगा, विश्व का राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए। अगला है, कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। कौन सा तरीका ऐसा है जो सबसे उपयुक्त होगा। यह कहना कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मिलित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोधन करने के लिए कहना। आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। नहीं, तो क्या हो जाएगा,
सबसे उपयुक्त जो होगा वह क्या होगा कि विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मिलित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, ये सबसे उपयुक्त होगा। अब ये करें आदिम शिल्प कृतियों, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, आदिम बच्चों के लिए हो जाएगा। इसमें भी आदिम शब्द दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात करा बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को उजागर करना, तो ये कौन किसके लिए, सिर्फ और एक वर्ग, एक क्लास में सिर्फ एक वर्ग के लिए हो जाएगा ना ये काम। लेकिन ये कहना कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति, यानी जो भी विद्यार्थी उसमें है वे सभी अपनी संस्कृति के बारे में अधिक मूल्यवान और सम्मिलित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों को क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, तो उसमें सभी बच्चे, पूरे क्लास के बच्चे एक साथ शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल है। देखिए पूछा गया प्रश्न है ये, कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल, इनमें से कौन ऐसा है जो पुरापाषाण स्थल है? तो देखिए कह रहा भीमबेटका, बुर्जहोम, हल्लर या इनाम गांव, तो कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कह रहा अगला प्रश्न है, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षा के आधार पर निर्भर करते हैं। के अलावा, किसके अलावा? कह रहा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने के अलावा, या समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के अलावा, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के अलावा, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा, क्या कहना कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का हस्तांतरित करना, इसके अलावा कारक सामाजिक विज्ञान के आधार पर निर्णय करते हैं। बाकी ये सभी निर्णय करने वाले हैं। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन पूछ रहा सही है, यह आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इतिहास, बिल्कुल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र होना चाहिए, या इतिहास होना चाहिए, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्या होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए कौन सा ऐसा है जो सुझाव के रूप में नहीं जाना जाता है? किसके केंद्रीय शिक्षा के रूप में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा के रूप में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग करना, ये तो होना चाहिए। स्रोत आधारित विश्लेषण होना चाहिए, मॉडल व चार्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, यानी बार बार परीक्षण करने का सुझाव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है। अगला आ जाइए, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा? वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा या रेखा चित्रों द्वारा। मानचित्र को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा वह किसके द्वारा समझा जा सकता है? किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा क्या हो सकती है? वर्णमाला के अक्षर होंगे, विषय संबंधी मानचित्र होंगे, या रूढ़ि चिन्ह या रेखा चित्र। क्या होंगे? रूढ़ि चिन्ह। जो रूढ़ि चिन्ह दिए रहते हैं ना मानचित्र पर, जो मानचित्र पर रूढ़ि चिन्ह दिए रहते हैं कि वर्ग इसके लिए है, त्रिभुज इसके लिए है, हरा इसके लिए है, ब्लू इसके लिए है, पीला इसके लिए है,
जैसे मान लीजिए पीला किसके पठार के लिए, तो ये जो रूढ़ी चिन्ह दिए रहते हैं उसके माध्यम से हम मानचित्र को समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इबादत गाह है, दरगाह है, ईदगाह है या खानकाह कहा जाता है, या खानकाह कहा जाता है? बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। या खानकाह कहा जाता है, देखिए इबादत गाह या दरगाह कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? दरगाह। जो सूफी संत हैं के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह। जैसे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, तो क्या है ये? दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। कह रहा यह अंग्रेजी अटलांटिक महासागर है, यह कैसा है? यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो बताइए क्या इसमें सही ऑप्शन, सही कूट इसमें दिया गया है? कौन सा ऐसा है जो सही कूट के साथ इसमें आता है? कह रहा है यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। बिल्कुल अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस आकार का है, अंग्रेजी के यस आकार का है। कह रहा है इसकी तटरेखा सरल व रेखी व निर्बाध है। सरल रेखी और निर्बाध है नहीं, यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए और सी। ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। यह आकार का है और व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? कलिंग वर्तमान में कहां पर है? बताइए। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने। कहां है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या उड़ीसा में? तो कलिंग वर्तमान में कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति यानी कि विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। क्या? चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान, पशु अभ्यारण्य, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या पुरातात्विक विभाग। तो जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए शिक्षक को भ्रमण करना चाहिए। कहाँ भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। कहाँ भ्रमण होना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कहाँ चमकता है भाई? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, केवल मकर रेखा या विषुवत रेखा के मध्य। तो क्या हो जाएगा? कहां पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच एक बार सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगला है साथियों, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्न में से किस विवरण के संकेत को अधिभार दे सकते हैं? अधिभार दे सकते हैं किसको? कह रहा दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, जो रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना, दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो क्या दिया जा सकता है कि बच्चे को तो क्या होना चाहिए? यह कहना कि स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रूप से महसूस करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रूप से महसूस करना। दूसरे के बच्चों के साथ श्रेय या साझेदारी न करना। अगला है, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए भाषा कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक देने योग्य है? कौन सा तथ्य ऐसा है जो सर्वाधिक देने योग्य है? कभी यानी कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। विद्यार्थी ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया।
विद्यार्थी सीधे अपने विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। विद्यार्थियों ने अपने सब विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि क्या सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थी ने 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 के नीचे है। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। तो क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा कितना? 25 विद्यार्थियों के अंक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे द्वीप कहा जाएगा, जल संधि कहा जाएगा, भू संधि कहा जाएगा या खाड़ी कहा जाता है। यानी भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। मान लीजिए दो बड़े भूखंड और एक सकरी पट्टी इन दोनों भूखंडों को जोड़ने का काम करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या नाम उसे दिया जाता है? तो क्या कहा जाएगा? उसे द्वीप कहा जाएगा, जल संधि कहा जाएगा। अगर जल रहता तो क्या कहते? जल संधि कहते। अगर जल रहता तो क्या कहते? इसको जल संधि कहते। खाड़ी दो पर्वत या खाड़ी क्या होता है? दो पर्वत या भूमि के बीच की जो वो होता है। लेकिन क्या कहा जाएगा? द्वीप तो होगा नहीं, ये द्वीप होंगे, लेकिन इनको जोड़ने वाला क्या कहेगा? भू संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भू संधि कहलाएगा। क्योंकि ये क्या है? भूमि का हिस्सा है, भूमि के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? भू संधि कहा जाएगा। इसलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त विषय कौन सा है? जैव मंडल में क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया है। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? कह रहा जैव मंडल यानी जीव मंडल में कौन होते हैं? भूमि होता है, जल होता है, वायु होता है, पौधे और पशु होते हैं। पौधे और पशु पहला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपने मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। तो विविधता को बढ़ावा कौन देता है? विविधता को बढ़ावा इनमें से कौन देता है भाई? तो क्या रेलगाड़ी में यात्रा करना ये विविधता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। क्योंकि विविधता यानी जो रेलगाड़ी में यात्रा कर रही, रेलगाड़ी के माध्यम से कई प्रकार के यानी मतलब कई वेशभूषा, कई भाषा, कई क्षेत्रों के लोग क्या होते हैं? कहाँ पे सवार होते हैं? रेलगाड़ी में। तो रेलगाड़ी में यात्रा करना विविधता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? विविधता को। चलिए 49 नंबर 100 सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार भी लिखा जा सकता है? कह रहा एडी 2012 या एपी 2012, बीसी 2012 या ईसी। तो क्या लिखा जा सकता है? 2012 को एडी लिखा जाता है, बीसी नहीं लिखा जाता। बीसी नहीं, सन 2012 की बात कर रहा ना, तो एडी लिखा जाता। क्या लिखा जाएगा? एडी 2012 लिखा जाएगा। पहला सही होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्य चर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? कह रहा अंतर वस्तु यानी देम आधारित सीखने को विकसित करने के अवसरों को बढ़ावा देना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं को संधारण करना, या सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग। नहीं, ये भी नहीं होगा। ये नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के संकल्पनाओं को बढ़ावा देना। तो ये आपके सामने ये प्रश्न थे 120 प्रश्न। तो आपके लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलेंगे एक
नए सेट के साथ, अगले सेट के साथ जितना भी दिन आपके बचे हुए हैं उसमें डेली आपको एक सेट जरूर मिलेगा। और निश्चित मान के चलिएगा अगर आप साथ जुड़ते हैं तो आपके जरूर आपके 10 से 15 नंबर, क्योंकि देखिए ये जो सेट है ना, इसी सेट के आधारित प्रश्न बनते हैं, इसी सेट के आधारित प्रश्न बनते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं। तो जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं उसमें डेली आपको एक नया सेट मिलेगा, और जो भी मार्केट में जो आप लोग उसको लेते हैं, हल करते हैं, वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलते हैं नए सेट के साथ। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।